मूवी की शुरुआत हुआंगजिन से होती है, जो अपनी बीमार दादी के लिए दवाइयाँ ले जा रहा था, लेकिन इतने में एक तेज तरीन फरारी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे हुआंगजिन की दोनों टांगे टूट जाती हैं। लेकिन गाड़ी में बैठे रईस बहन भाई उसकी मदद किए बिना ही वहाँ से भाग गए। फिर भी किसी तरह हुआंगजिन हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो धीरे धीरे अपने होश खोने लगता है। मगर उस समय भी हुआंगजिन को सिर्फ अपनी दादी और अपने डूबते हुए फुटबॉल करियर की चिंता हो रही थी, क्योंकि आज ही के दिन कोरिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में उसकी सिलेक्शन हुई थी, जिसकी खुशखबरी देने के लिए वो अपनी दादी के पास ओल्ड एज होम जा रहा था। और उसी वक्त उन दो जुड़वा अमीर जादों ने रेड लाइट होने के बावजूद भी बेचारे हुआजिन को टक्कर मार दी। हुआजिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके चलते डॉक्टर्स ने फौरन सर्जरी शुरू कर दी और हुआजिन की जान बचाने की पूरी कोशिश करने लगे। उसी दौरान वो जुड़वा अमीरजादे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और एक्सीडेंट वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज को मिटा देते हैं। उन्होंने एक रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर को फोन किया और कहा अगर कोई कार एक्सीडेंट का केस आए तो उसे दर्ज ही न करें। साथ ही साथ उन्होंने रोड की सफाई करवाकर सारे सबूत भी मिटा दिए। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने अपने पिता पार्क तेसो से छुप कर किया था, क्योंकि वैसे तो वो बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन चलती सिर्फ और सिर्फ उनके पिता की ही थी। दरअसल पार्क तेसो चोसांग कंपनी के मालिक है, जो कोरिया की टॉप 10 बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी है। इसीलिए पार्क तेसो को चोसांग कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज्यादा प्यारी होती है। मगर साथ ही साथ उन्हें रेसिंग का भी बहुत ज्यादा शौक था। वो हर रोज रात को अपने गैराज में आते, जहाँ पर तरह तरह की एक से बढ़कर एक महंगी स्पोर्ट्स कार खड़ी होती, लेकिन उनकी फेवरेट स्पोर्ट्स कार बस एक ही थी, जिसे वो अपनी जान से भी बढ़कर चाहते थे। ये कार कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसके अंदर उन दो जुड़वा अमीरजादों ने, यानी पार्क तेसो के जुड़वा बच्चों ने हुआंगजिन को उड़ा दिया था। चेयरमैन पार्क तेसो जैसे ही गैराज में आते हैं तो उन्होंने तुरंत ही अपने कार में हुए चेंजेस को पहचान लिया, क्योंकि चेयरमैन के बच्चों ने रातों रात कार को एक मर्तबा फिर से रिपेयर करवा लिया था। लेकिन जैसा कि पार्क तेसो बहुत ज्यादा शातिर है और अपनी कार को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए उन्हें समझ में आ गई कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन इस बारे में वो गैराज के मैनेजर से कोई बात नहीं करते। वो तुरंत ही अपनी कार के अंदर बैठते हैं और अपनी कार में लगे हुए कैमरा को ऑन करने लगे। ये देखकर मैनेजर घुटनों के बल बैठकर पार्क तेसो से माफी मांगने लगता है। मैनेजर ने कहा मुझे माफ कर दीजिए, आप ही के जुड़वा बच्चे आए थे और मेरे कहने के बावजूद वो आपकी प्यारी स्पोर्ट्स कार को लेकर शहर में घूमने चले गए। पार्क तेसो को ये देखकर अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पार्क तेसो के बच्चों को, जिनमें से लड़की का नाम है कांगजे और लड़के का नाम है कांगसांग। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि कहीं बाबा को पता न चल जाए। अगर उन्हें पता चला तो हमारी सौतेली बहन की तरह हमें भी वो घर से बाहर निकाल देंगे। कांगजे कहती है फिक्र मत करो, हमने हर छोटे से लेकर हर बड़ा सबूत मिटा दिया, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। इधर हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर हुआंगजिन को फाइनली होश आ जाती है। हुआंगजिन तुरंत ही उठता है और अपने पैरों पर से जैसे ही कंबल हटाता है तो उसे अपनी टांगों की तरफ देखकर अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उन्होंने कहा हुआंगजिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमने कड़ी मेहनत करके तुम्हारी जान बचा ली और फिक्र मत करो, तुम 6 दिनों के अंदर चलने भी लगोगी। हुआंगजिन काफी दुखी हालत में डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर बताइए क्या मैं दोबारा से खेल पाऊंगा या नहीं। डॉक्टर कहते हैं आई एम सॉरी, तुम अपने फुटबॉल करियर को भूल जाओ, लेकिन हमने बहुत मेहनत की है तुम पर। हुआंगजिन कहता है मेहनत, आप क्या जानो मेहनत क्या होती है। मैं पिछले 12 सालों से हर रोज सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार मेहनत करता हूँ, ताकि एक दिन अच्छा सा फुटबॉलर बनूं और अपनी दादी को बेहतरीन दवाइयाँ और एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाऊँ। लेकिन आप इतनी आसानी से कह रहे हो कि अब से मैं फुटबॉल खेल नहीं सकता। मगर डॉक्टर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हमने देखा चेयरमैन पार्क तेसो को, जो अपने सबसे करीबी असिस्टेंट मिस्टर ली पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। चेयरमैन पार्क बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उनके अपने ही खून ने जिंदगी के हर मोड़ पर उन्हें धोखा दिया है। चेयरमैन पार्क कहते हैं मिस्टर ली काश के तुम मेरे बेटे होते और मैं ये पूरी कंपनी तुम्हें सौंप देता, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और जल्द ही मुझे चेयरमैन के ओहदे से रिजाइन देना होगा और नए चेयरमैन को चुनकर अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी को आराम से जीना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई चेयरमैन के ओहदे के काबिल है और चौसांग की तरह हर एक कंपनी का रूल होता है कि बाहर वाला कभी भी चेयरमैन नहीं बन सकता। फिर चेयरमैन पार्क मिस्टर ली को एक खुफिया कमरे में ले जाती है, जिस कमरे के अंदर अरबों रुपए कैश, करोड़ों का सोना और कंपनी के बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पेपर्स थे। चेयरमैन पार्क ने कहा मिस्टर ली इस खुफिया कमरे के बारे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। जब तक मुझे किसी पर भरोसा नहीं हो जाता और मैं अपना नया चेयरमैन नहीं चुन लेता, तब तक तुम भी इस राज को राज ही रखना। यहाँ सीन एक मर्तबा फिर से शिफ्ट होता है हुआंगजिन पर, जिसने हॉस्पिटल के अंदर उधम मचाया हुआ था, क्योंकि उसका ब्रेन इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि अब के बाद वो कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। और तो और हॉस्पिटल में सर्जरी का और उसकी मेडिकेशन का बिल भी बहुत ज्यादा आ रखा था, जिसके कारण हुआजिन को बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत होती है। इसी तरह करते हुए 5 दिन बीत जाते हैं और इन 5 दिनों के अंदर हुआजिन ने अपनी दादी से एक मर्तबा भी बात नहीं की थी। वो जैसे ही चलने के काबिल होता है तो हुआजिन तुरंत ही पास के पुलिस स्टेशन में चला जाता है। हुआजिन ने कहा आज से 7 दिन पहले एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी थी, जिस वजह से मेरा करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ कि गाड़ी के मालिक को पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और तो और साथ में हर्जाने के पैसे भी। लेकिन जैसे कि वो पुलिस वाले बिक चुके थे तो वो हुआंगजिन को कहते हैं नहीं, हमारे
डेटाबेस में ऐसी कोई रिपोर्ट या ऐसा कोई भी एक्सीडेंट दर्ज नहीं हुआ, ना तो वहाँ पर सीसीटीवी में कुछ दर्ज हुआ है और ना ही कोई गवाह है, इसलिए हम बिना सबूत के कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। ये सुनकर हुआंग जिन तो मानो हक्का बक्का रह जाता है। उसके साथ पिछले हफ्ते से बद से बदतर ही होता जा रहा था। अगले ही दिन हुआ जिन को फुटबॉल क्लब से कॉल आती है। उन्होंने कहा हम तुम्हें निकाल रहे हैं क्योंकि अब तुम फुटबॉल नहीं खेल सकते। हुआ जिन तुरंत ही फुटबॉल क्लब के अंदर जाते हैं। वो उनके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने कहा बताओ, एक ऐसा प्लेयर जो खेल ही नहीं सकता, हम उसे पैसे देकर क्या करेंगे? इसीलिए हमने तुम्हारे साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे हम उन्हें वापस ले रहे हैं। अपने आप को इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन में पाकर हुआ जिन दर्द से चूर चूर हो जाता है। इसलिए वो तुरंत ही जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था उस सिग्नल पर जाकर कैमरा की ओर देखने लगा, लेकिन तभी उसके पाँव में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर गया। बेचारे हुआंग जिन के साथ एक भी चीज अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन यहीं से हुआंग जिन के अच्छे दिन शुरू होने वाले थे। जब हुआंग जिन को अपनी आंटी का फोन आया, जो हुआंग जिन को कहती है जिस रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम तुम मेरे साथ ही वीडियो कॉल पर थे और खुशकिस्मती से मैंने उस कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली थी। मुझे पता है कि वो गाड़ी कौन सी थी जिसने उस रात तुम्हें टक्कर मारी, इसलिए मैं वो रिकॉर्डिंग तुम्हें भेज रही हूँ। बिना वक्त जाया किए ये सबूत पुलिस वालों के पास ले जाओ और देखना तुम्हें इंसाफ मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सुनते ही हुआ जिन एकदम शॉक्ड हो जाता है, मगर इस मर्तबा वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता। इस बार वो एक पब्लिक कैफे के अंदर जाकर उस फुटेज को अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। हुआ जिन ने इंटरनेट पर गाड़ी का नंबर सर्च किया तो वो किसी और की नहीं बल्कि चेयरमैन पार्क की ही गाड़ी निकलती है। बस इतना ही था कि हुआ जिन को चेयरमैन पार्क पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, जिसके चलते वो नकली डिलीवरी बॉय बनकर चोसांग कंपनी के अंदर चला जाता है। उसने कहा ये पैकेज सीधा चेयरमैन पार्क को दे देना और कहना इसके अंदर इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स है। कुछ ही मिनट्स में वो पार्सल चेयरमैन पार्क तक पहुंच जाता है। चेयरमैन ने जैसे ही उस पार्सल को खोला तो उसमें वही फोटोज थी जिनमें उसी की कार ने हुआ जिन को टक्कर मारी हुई थी। ये देखकर चेयरमैन बहुत हैरान हो जाते हैं और फौरन ही उन्होंने हुआ जिन को अपने ऑफिस में बुला लिया। चेयरमैन ने कहा आज के समय में कोई भी एआई से नकली फोटोज बना लेगा, जिसके कारण हुआ जिन ने चेयरमैन को वही टक्कर वाली वीडियो दिखा दी, जिसे देखकर फाइनली चेयरमैन को यकीन हो जाता है कि हुआ जिन झूठ नहीं बोल रहा। चेयरमैन को फौरन ही याद आ गया कि बेचारे हुआ जिन को कांग सांग और कांग जे ने ही टक्कर मारी होगी, लेकिन ये बात चेयरमैन पार्क को गैराज के मैनेजर ने नहीं बताई थी। इसलिए हुआंग जिन कहता है बताइए आप मेरे करियर को तबाह करने की भरपाई किस तरह करोगे, लेकिन चेयरमैन पार्क कोई जवाब नहीं देते। इसलिए हुआंग जिन और भी ज्यादा भड़क गया और वो कहता है अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो चुपचाप अपने घर में बैठो, शहर के अंदर यहाँ वहाँ गधों की तरह घूमते मत फिरो। ये सुनकर चेयरमैन पार्क जरा सा गुस्सा हो गए। वो तुरंत ही अपने टेबल पर जाकर बैठते हैं और अपने ड्रॉर में से एक ब्लैंक चेक बाहर निकालते हैं। चेयरमैन ने कहा ये मेरा साइन किया हुआ चेक है, तुम इस पर जितनी भी रकम भरोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। हुआंग जिन ने कहा मुझे पता था तुम इस मैटर को पैसों से सोल्व करने की कोशिश करोगे, इसके अलावा तुम्हारी औकात भी क्या है। लेकिन इसके जवाब में चेयरमैन पार्क ने कहा देखो बेटा, अगर तुम वैसे किसी तरह एक्सीडेंट में आ जाते और इसी तरह तुम्हारा करियर खत्म हो जाता तो बात तो फिर भी सेम ही थी, क्योंकि कोई भी फुटबॉल क्लब तुम्हें साइन नहीं करता। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम यहाँ जितने चाहे उतने पैसे लिख सकते हो और अपनी बची हुई जिंदगी ऐशो आराम से जियो। लेकिन याद रहे तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हैं। जैसे ही 3 घंटे खत्म हो जाएंगे तुम दोबारा से मेरे ऑफिस में आओगे और तुमने जितनी रकम इस चेक पर लिखी होगी मैं तुरंत ही वो रकम तुम्हें दे दूंगा। इसलिए हुआंग जिन वहाँ से चला जाता है। जब वो नीचे बैठकर इंतजार कर रहा था तभी उसे अपनी दादी का वीडियो कॉल आया। वो हुआंग जिन से कहती है मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर बनोगे, इसलिए खुशी में यहाँ वहाँ मत फिरते रहना, जल्दी से टाइम निकाल कर मेरे पास ओल्ड एज होम आ जाना और हम बैठकर खूब बातें करेंगे। लेकिन तभी बेचारे हुआंग जिन को रोना आ जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब वो किस मुंह से अपनी दादी को फुटबॉल करियर खत्म हो जाने का कहेगा। इसीलिए वो फोन को बंद करता है और एक जगह पर बैठकर रोने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि आखिरकार वो इतना झंझट सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी के लिए तो कर रहा है। अगर वो चेयरमैन पार्क से 10 करोड़ रुपए मांग लेगा तो उसकी बची हुई जिंदगी सुकून से कटेगी। यहाँ हम देखते हैं चेयरमैन पार्क को, जिसने अपने बेटों को ऑफिस में बुलाया था, क्योंकि चेयरमैन को उन दोनों की हकीकत के बारे में पता चल जाता है। अपने पिता के चेहरे पर गुस्सा देखकर कांग जे तुरंत ही अपने घुटनों पे आ जाती है। कांग जे ने कहा मुझे माफ कर दीजिए, उस रात गाड़ी कांग सांग चला रहा था, मैं तो बस इसके साथ बैठकर शहर घूम रही थी। ये सुनते ही कांग सांग भी बहुत ज्यादा डरने लगा। वो भी घुटनों के बल बैठकर चेयरमैन पार्क से अपने किए की माफी मांगने लगता है। कांग सांग ने कहा प्लीज चेयरमैन, इसे मेरी आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। लेकिन चेयरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। चेयरमैन ने कहा तुम लोग गलतियां करते हो और ऊपर से मुझे बताते तक नहीं, इसीलिए ये गलती नहीं बल्कि चोरी मानी जाएगी। और तो और तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी को नुकसान ही पहुंचाया है। पिछले साल के रिकॉर्ड्स में पता चला कि कंपनी आगे बढ़ने की बजाय 200 करोड़ के घाटे में जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी चोसांग एक दिन टॉप 100 में भी नहीं रहेगी, क्योंकि इसको चलाने वाले तुम जैसे निकम्मे और निठल्ले हैं। लेकिन अब मैंने फैसला ले लिया है, मुझे तुम दोनों से ज्यादा अपनी कंपनी प्यारी है, इसलिए आज शाम को घर जाते ही मैं तुम दोनों को अपने घर से निकाल दूंगा और आज के बाद तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये कहकर चेयरमैन पार्क वहाँ से जाने लगे। उन दोनों को अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर
चेयरमैन ने अपने ही बच्चों से नाता तोड़ दिया, इसलिए वो हड़बड़ी के अंदर आकर अपने पिता की ओर जाने लगे ताकि उनसे माफी मांगकर ऐसा करने से रोक पाए। इधर हम देखते हैं हुआंगजन को, जिसने चेक के ऊपर 10 करोड़ की बजाय 100 करोड़ लिख दिया था और अब सीधा चेयरमैन पार्क के पास जा रहा होता है। इधर चेयरमैन पार्क भी लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे ही कांग सांग और कांग जे बड़ी तेजी से चेयरमैन पार्क की ओर आ रहे थे। अफरा तफरी के दौरान कांग सांग का बैलेंस बिगड़ा और वो चेयरमैन पार्क के अंदर जा बचता है। चेयरमैन पार्क काफी तेजी से सीढ़ियों से नीचे गिरने लगते हैं और गिरते गिरते उनकी टक्कर हुआंगजन से हो जाती है और दोनों पलक झपकते ही बेहोश हो गए। फिर हम देखते हैं हुआंगजन को, जिसने अपने आप को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। वो यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन जब उसने अपने आप को शीशे में देखा तो वो अपने ही चेहरे को देखकर डर जाता है। उसने कहा, ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो मैं वही लड़का बन गया हूँ जिस लड़के को मेरे बच्चों ने कार से टक्कर मार दी थी। हुआंगजन ने डॉक्टर से पूछा, बताओ तुम्हें मैं क्या नजर आ रहा हूँ? डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारा नाम हुआंगजन है और प्लीज बेड पर लेट जाओ, हमें तुम्हारे और भी चेकअप्स करने होंगे। हुआंगजन कहता है, तमीज से बुलाओ, मेरा नाम पार्क तेसो है और मैं चोसांग कंपनी का चेयरमैन हूँ। मुझे कभी भी किसी ने इतनी बदतमीजी से नहीं बुलाया। यहाँ हम देखते हैं चेयरमैन पार्क तेसो को, जो हॉस्पिटल के अंदर लेटे होते हैं। उन्हें अभी तक होश नहीं आई थी और डॉक्टर ने चेयरमैन पार्क तेसो की दूसरी पत्नी को कहा, इनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, हो सकता है इन्हें आज ही होश आ जाए और हो सकता है इन्हें पूरा साल होश न आए, इसलिए आपको हर लिहाज से तैयार रहना होगा। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं, जो चेयरमैन पार्क तेसो की दूसरी पत्नी चोसुन को कहते हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम चेयरमैन का इलाज दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर से करवाएंगे। इधर हम देखते हैं हुआजिन को, जो असलियत में चेयरमैन पार्क थे। यानी जब उन दोनों की टक्कर हुई तो हुआजिन का दिमाग चेयरमैन पार्क की बॉडी में चला गया और चेयरमैन पार्क का दिमाग हुआजिन की बॉडी में। हुआजिन यानी चेयरमैन पार्क उसी कमरे के बाहर थे जहाँ पर उनकी रियल बॉडी पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं, लेकिन इतने में ही चेयरमैन ने अपनी बॉडी की ओर भागना शुरू कर दिया। अब असलियत में वो थे तो हुआंगजन की बॉडी में, जो बहुत ज्यादा मजबूत थी, इसलिए वो लोगों को धक्का देकर अपनी असली बॉडी के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ जाते ही अचानक से हुआजिन यानी चेयरमैन पार्क के शरीर में और दिमाग में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे हुआजिन यानी चेयरमैन पार्क वहीं पर नीचे गिर गए और अब से हम हुआजिन को चेयरमैन पार्क ही कहेंगे। इतने में ही वहाँ पर सिक्योरिटी वाले आ गए और उन्होंने चेयरमैन पार्क को उठाकर वहाँ से बाहर फेंक दिया। जब वो सीढ़ियों में खड़े होते हैं तभी वहाँ पर उनकी अपनी ही बेटी, जिसका नाम है गुयंग, वो न्यूयॉर्क से आ जाती है। चेयरमैन उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए। चेयरमैन ने कहा, आखिर तुम न्यूयॉर्क से यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने घर से निकाल दिया था और अमेरिका भेज दिया था, लेकिन तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ कैसे आई? तभी चेयरमैन ने गुयंग का कार्ड देखा, जहाँ पर गुयंग ने अपना एक फेक नाम बनाकर चोसंग के अंदर एंट्री ले ली थी, यानी वो चोसंग के अंदर ही जॉब करती है। चेयरमैन की बातें सुनकर गुयंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए उसने चेयरमैन को दीवार के साथ लगा दिया और काफी दर्द देने के बाद वो चेयरमैन को छोड़ देती है। गुयंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरा असली नाम किस तरह पता है और तुम्हें ये कैसे पता कि मैं न्यूयॉर्क में थी, लेकिन अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पर कांग जे और कांग सांग आ जाते हैं, जिस वजह से गुयंग तुरंत ही वहाँ से भाग गई। कांग सांग कहता है, हमें तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गुयंग और उसकी माँ चूसुन को, जहाँ पर चूसुन अपनी बेटी गुयंग के साथ चेयरमैन पार्क की बॉडी के पास आई थी ताकि गुयंग अपने पिता को देख ले। गुयंग अपने पिता को देखकर दुखी तो थी और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से उसके पिता चेयरमैन पार्क ने उसे छोटी सी उम्र में ही न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए भेज दिया और इस बात को अब 14 साल हो चुके हैं, इसलिए वो अपने पिता से जरा सा गुस्सा थी। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कांग सांग और कांग जे को, जो हुआंगजिन यानी चेयरमैन पार्क को अपने घर ले आती है। उन्होंने बोला, देखो उस रात जिस गाड़ी ने तुम्हें टक्कर मारी थी, तुम कहते हो वो मेरे पिता की गाड़ी थी, क्या तुमने अंदर बैठे हुए किसी का भी चेहरा देखा था? यहाँ चेयरमैन एक बहुत बड़ी चाल चलते हैं। चेयरमैन ने कहा, हाँ, गाड़ी के अंदर तुम दोनों ही बैठे हुए थे। ये सुनते ही उन दोनों के चेहरे फीके पड़ गए, इसलिए बिना वक्त गवाए उन्होंने चेयरमैन पार्क यानी अपने ही पिता को, जो दिखने में हुआजिन है, उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। उन दोनों ने कहा, हम तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं देंगे और कुछ ही देर में हम तुम्हें जान से भी मार डालेंगे, इसलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। वो कॉन्ट्रैक्ट ये होगा कि तुम आज के बाद हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोलोगे। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। उन्होंने सिक्योरिटी वाले को बोला, ध्यान रहे ये घर के बाहर एक कदम भी न रखे। इतना कहकर वो वापस अपनी कंपनी में आ गए। जब रात हुई तो हमने देखा चेयरमैन पार्क को, जो चुपचाप अपने घर से चोरी छुपे निकल जाते हैं, क्योंकि आखिरकार ये घर उन्होंने ही बनाया था, तो हर छोटी से बड़ी डिटेल के बारे में उन्हें अच्छी तरह पता होता है। वो पीछे के दरवाजे से सबसे छुपते छुपाते हुए घर से बाहर आ जाते हैं और सीधा एक टैक्सी लेकर चोसंग कंपनी के बाहर आ गए, जहाँ पर वो एक और बहुत बड़ी चाल चलते हैं। उन्होंने सभी प्रेस वालों को चोसंग कंपनी के अंदर आने का कहा और मीडिया के सामने आकर उसे टक्कर किसने मारी थी इसके बारे में बताने लगे। लेकिन चेयरमैन पार्क यहाँ भी एक बहुत बड़ा दाव खेलते हैं। उन्होंने मीडिया के सामने बताया, मुझे टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन पार्क तेसो ही था, उनके बेटों का इसमें कोई हाथ नहीं है और आज शाम तक वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद कांग सांग, कांग जे, मिस्टर ली और गुयंग हक्के बक्के रह गए। मिस्टर ली को पता था कि चेयरमैन ऐसा काम कभी
कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन उन दो जुड़वा बहन भाइयों को ये नहीं पता था कि आखिर हुआजिन यानी चेयरमैन पार्क उन दोनों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इतना कहकर तुरंत ही चेयरमैन पार्क कंपनी से बाहर आ गए और वो अपने कार्ड को देखते हुए ठीक वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर हुआजिन रहा करता था। बड़ी मुश्किल से उन्हें हुआजिन का अपार्टमेंट मिलता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए तो वहाँ पर उन्हें बहुत बुरी बदबू आने लगती है। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि हुआजिन ने अपनी सभी दीवारों पर सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल के ही पोस्टर्स लगा रखे थे और तो और एक पोस्टर में हुआजिन अपनी दादी के साथ भी खड़ा होता है। लेकिन तभी चेयरमैन की नजर वहाँ पर एक कॉकरोच पर पड़ती है, जिससे डरकर वो तुरंत ही अपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं। डर के मारे वो इतना तेज भागे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो भागते भागते कितनी दूर आ गए हैं। उसी दौरान उन्हें एक चीज की रियलाइजेशन और होती है, वो ये कि जब वो अपने रियल वाले शरीर में थे तो भागना तो दूर, वो ठीक से चल भी नहीं सकते थे। इसलिए अब वो अपने आप को एक जवान शरीर में पाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी हमने देखा एक डॉक्टर को जो चेयरमैन पार्क तेसो की बॉडी के पास आए थे। वहाँ पर पहले से चूसो मौजूद थी, जिसे देखकर डॉक्टर ने अपने पीछे एक खास तरह की दवा को छुपा लिया। दरअसल ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि कांग जे के ही हस्बैंड है। चूसो ने कहा, डॉक्टर प्लीज इन्हें बचा लो। डॉक्टर कहते हैं अभी हमें सिर्फ और सिर्फ प्रे ही करनी चाहिए, इसलिए आप मेरे साथ घर चलिए और चेयरमैन को जरा सा वक्त दीजिए। इतना कहकर उसने छुपते छुपाते हुए एक ड्रॉर के अंदर उस दवा को छुपा दिया और चूसों को लेकर अपने साथ घर चला गया। जाते जाते उसने मैसेज किया, जिससे कांग जे को पता चल जाता है कि डॉक्टर ने अपना काम नहीं किया। अगले ही पल वहाँ पर छुपते छुपाते हुए चेयरमैन पार्क आ गए। वो अपनी बॉडी के पास आते हैं, लेकिन इस मर्तबा वो अपनी बॉडी के ज्यादा करीब नहीं गए। इस बार वो एक इम्पोर्टेंट काम करने के लिए आए थे। उन्होंने अपनी छड़ी के हैंडल को खोला और उसे अपने पास रख लिया। जब वो वहाँ से जा ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर कांग सांग और कांग जे आ गए और उनकी आवाज सुनकर चेयरमैन पार्क एक सोफा के पीछे छुप गए। कांग जे और कांग सांग दोनों अपने पिता की बॉडी के पास खड़े होकर ये बातें कर रहे थे। अच्छा ही हुआ कि हमारे पिता कोमा में चले गए, लेकिन ध्यान रहे ये उठने नहीं चाहिए, वरना ये हमें घर से बाहर निकाल देंगे और इतनी बड़ी कंपनी हमारे हाथों से निकल जाएगी। ये सब कुछ दूर छुपे हुए चेयरमैन कांग जो हुआंगजिन की बॉडी में है वो अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन रहे थे। फिर कांग जे ने ड्रॉर के अंदर से वो दवाई निकाली और जैसे ही वो चेयरमैन को ये दवा देने लगते हैं तभी चेयरमैन ने अपनी आंखें खोल ली। हुआंगजिन की बॉडी में मौजूद चेयरमैन ये देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ जाती है कि चेयरमैन की बॉडी में अब वो खुद नहीं बल्कि हुआंगजिन आ गया है। अपने पिता की आंखें खुली देखकर कांग सांग और कांग जे हक्के बक्के रह गए। तभी हुआंगजिन यानी चेयरमैन ने अपने बिस्तर से उठने की कोशिश की और अगले ही पल हुआंगजिन ने कांग सांग का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर कांग सांग बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन पीछे से कांग जे ने एक तकिए की मदद से अपने पिता का गला घोटने की कोशिश की। सांस ना आने की वजह से हुआंगजिन का दम घुटने लगता है। जैसे जैसे चेयरमैन की बॉडी यानी हुआंगजिन का दम घुटता, वैसे वैसे दूर छुपा हुआ हुआंगजिन यानी चेयरमैन का भी दम घुटते जाता। लेकिन वहाँ पर चेयरमैन अपने दिमाग से काम लेते हैं और पास ही में मौजूद अलार्म के बटन को दबा देते हैं, जिससे अलार्म बजने लगा और सभी हॉस्पिटल वाले तुरंत ही यहाँ वहाँ भागने लगे। अलार्म की आवाज सुनकर कांग जे ने तुरंत ही नीचे गिरी हुई दवाइयों को उठाया और कांग सांग को लेकर वहाँ से भाग गई। जैसे ही चेयरमैन की बॉडी को जरा सी राहत मिलती है तो हुआंगजिन में मौजूद चेयरमैन को भी बहुत सुकून मिला और काफी हड़बड़ी के अंदर वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। वो अपने बच्चों का इतना घटिया रूप देखकर बहुत टूट गए। चेयरमैन ने कहा, काश मैंने ये चीज देखी ही ना होती, और बार बार कांग सांग और कांग जे की उस हरकत को याद करके फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते चेयरमैन ने अपनी पैंट के जेब में से वही चेक निकाला जो चेक उन्होंने हुआंगजिन को दिया था और फौरन ही उन्हें हुआंगजिन के बारे में बहुत अफसोस होने लगता है। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस उन्हें अपनी ही औलाद पर हो रहा था। जब काफी ज्यादा रोना धोना हो गया तो चेयरमैन अपनी हिम्मत को समेटते हैं और तुरंत ही कांग जे और कांग सांग के पास आ गए। चेयरमैन ने कहा, आप दोनों ने मुझसे बोला था कि मैं अपना फैसला तुम लोगों को सुनाऊं, इसलिए मेरा फैसला यह है कि तुम मुझे चोसांग के अंदर नौकरी दे दो और मुझे नौकरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर चाहिए, यानी जहाँ पर पूरे चोसांग ने कितना पैसा कमाया और कितना गवाया वहाँ हिसाब किताब होता है। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी असलियत मीडिया के सामने ला दूंगा। इसलिए डर के मारे कांग सांग और कांग जे हुआंगजिन यानी चेयरमैन पार्क को नौकरी दे देते हैं। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं चेयरमैन पार्क यानी हुआंगजिन को, जिसके पास मिस्टर ली आते हैं। मिस्टर ली ने कहा, मैं चेयरमैन को अच्छी तरह से जानता हूँ, चेयरमैन कभी भी किसी के साथ इतना ज्यादा बुरा नहीं कर सकते। अगर उनसे गलती हुई भी थी, जो मुझे लगता है नहीं हुई, तो वो उसे सुधारने के लिए वहीं पर रहते, कायरों की तरह भागते नहीं। हुआंगजिन यानी चेयरमैन मिस्टर ली की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फाइनली उन्हें कोई एक इंसान ऐसा मिला जो अभी भी उन पर विश्वास करता है। लेकिन हुआंगजिन यानी चेयरमैन मिस्टर ली को जरा सा भी शक नहीं होने देते कि ये और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन ही है, और मिस्टर ली को भी बुरा भला कहकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ चेयरमैन का आज नौकरी पर पहला दिन था और काफी कड़ी मेहनत के बाद रात हो जाती है। जैसे ही रात हुई तो सबसे छुपते छुपाते हुए चेयरमैन अपने ऑफिस में आ गए। जहाँ आते ही उन्होंने देखा कि ऑफिस में अब उनकी एक भी पिक्चर नहीं है। कांग जे और कांग सांग ने सभी पिक्चर्स को हटवाकर चेयरमैन का रूम खाली कर दिया था, लेकिन चेयरमैन उसी खुफिया रूम के अंदर आए जो उनकी स्टिक के हैंडल से खुलता था
और अंदर जाते ही उन्होंने कुछ पैसे, कुछ सोना और 7 स्टार होटल का एंट्री पास ले लिया और उन सब चीजों को लेकर होटल में रहने चले जाते हैं। अब जैसे कि वो होटल 7 स्टार था, इसलिए वहाँ पर जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। सुबह होने पर रूम सर्विस वाले चेयरमैन के लिए नए सूट, नई घड़ी, नए मोबाइल और कुछ जरूरत की चीजें लाकर देते हैं। फिर वो रेडी होकर अपनी ही कंपनी चोसांग के अंदर जॉब करने के लिए पहुंच गए। वहां जाते ही उन्होंने देखा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर उनकी खुद की ही बेटी गोयंग भी जॉब करती है, जिसे भनक तक नहीं थी कि हुआजिन की बॉडी में और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन खुद ही है। जब गोयंग ने हुआजिन को तू कह के बुलाया तो चेयरमैन बहुत भड़क गए। चेयरमैन ने कहा, तुम्हें अपने सीनियर को बुलाने की तमीज नहीं है क्या? इसलिए वहाँ पर मौजूद सभी लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। गोयंग को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो वो चुपचाप वहाँ से चली गई और इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़ी बड़ी पोस्ट वाले एक जगह पर मीटिंग कर रहे थे, तभी वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि गोयंग और हुआजिन यानी मिस्टर चेयरमैन आ जाते हैं। चेयरमैन ने कहा, आप सब लोगों को एक आखिरी पेशकश देना चाहता हूँ। और चेयरमैन ने 3 बड़ी कंपनीज का नाम लिया। चेयरमैन ने कहा, इन 3 कंपनीज को हम अपनी कंपनी से अलग कर देंगे तो हमारी कंपनी को 300 करोड़ का मुनाफा होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो हम लगातार घाटे में ही जाएंगे। चेयरमैन की बात सुनते ही कांग सांग के तो मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि ये वही 3 कंपनीज थी जो किसी और की नहीं बल्कि कांग सांग की होती है। लेकिन इस बात के बारे में सिर्फ चेयरमैन को ही पता था। कांग सांग को लगता था कि इन 3 कंपनीज का मालिक कांग सांग है। इस बात के बारे में चेयरमैन को भी नहीं पता। इसलिए कांग सांग हुआजिन पर भड़क जाता है और उसे शक होने लगा कि शायद हुआजिन को हमारे सीक्रेट्स पता है और उसे पता है कि इन 3 कंपनीज में से जो घोटाला होता है वो सारे के सारा मेरी जेब में जाता है, जिसके चलते वो इन 3 कंपनी से नाता तोड़ने को बोल रहा है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये पार्ट यही खत्म हो गया। पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो कमेंट्स के अंदर पार्ट 2 लिख देना। थैंक यू सो मच।